तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी, अपनों का ख्याल रख रही होगी। पिछले 8-9 दिनों से लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की हिरासत में है। कल तक की उसकी हिरासत है। हालांकि वो पहले से ही तिहाड़ में था, लेकिन कोर्ट से रिमांड पर स्पेशल सेल ने पूछताछ की। अब हम सब देश में हर जगह लॉरेंस बिश्नोई की बात हो रही है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त पुलिस स्टेशन में कैसे है, पुलिस हिरासत में क्या करता है, कैसे रहता है, डरा हुआ है या वैसे ही डॉन की तरह, गैंगस्टर की तरह लाइफ बिता रहा है, पुलिस वाले कैसे पूछताछ करते हैं, और क्या इस सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जांच को लेकर आपस की जो स्टेट्स की अलग अलग पुलिस है आपस में लड़ रही है, और इस लड़ाई का फ़ायदा वो जो भागे हुए शार्प शूटर हैं सारे उनको मिल रहा है। क्या अलग अलग स्टेट की पुलिस एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर रही बल्कि छुपा रही है? क्या सिद्धू मूसेवाला की जान बच सकती थी अगर पंजाब पुलिस की एक अर्जी पर उस वक्त सीबीआई ने एक्शन लिया होता? ये सारी चीज़ें आज आपके सामने हैं। शुरुआत 19 जून को पंजाब पुलिस ने एक दावा किया है कि उसने सीबीआई को एक लेटर लिखा और सीबीआई से कहा कि सिद्धू मूसेवाला तब तक तो उस कत्ल भी नहीं हुआ था, जिंदा थे, लेकिन जो धमकी मिली है कई लोगों में और कुछ और केसेस हैं, उनमें एक नाम गोल्डी बराड़ का है जो कनाडा में है और लॉरेंस बिश्नोई का साथी है। तो कई केसेस की तलाश है और ये धमकी भी है, तो आप एक रेड कॉर्नर नोटिस इशू कर दीजिए ताकि इंटरपोल कनाडा से गोल्डी बराड़ को पकड़कर पंजाब पुलिस को सौंप दे। ये 19 जून का पंजाब पुलिस का कहना है कि सीबीआई को लेटर लिखा। अब ये काम कैसे करता है? जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों की एक पुलिस होती है, हर कंट्री की पुलिस होती है, हर स्टेट की पुलिस होती है, तो एक देश और एक शहर की तो पुलिस होती है, लेकिन एक दुनिया की भी पुलिस होती है, उसको हम लोग इंटरपोल कहते हैं, फुल फॉर्म उसका इंटरनेशनल पुलिस। तो अलग अलग देश उन सबके साथ समझौता होता है ताकि सरहद के बाहर किसी मुजरिम को पकड़ के लाना हो तो हमारा कानून तो कहीं चलेगा नहीं, तो एक इंटरनेशनल कानून होता है, उसमें इंटरपोल बीच में होती है। ये भी बताया था आप लोगों को कि जो इंटरपोल का जो मेंबर होता है, हर देश जो मेंबर होता है, उसमें कौन सी एजेंसी हमारे यहाँ जैसे इंटरपोल की तरह काम करती है। तो जो सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होती है, जैसे हमारे यहाँ सीबीआई है या यूएस में एफबीआई है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो वो इंटरपोल की मेंबर, एक तरह से मेंबर है वो। तो हमारे यहाँ कोई भी इंटरपोल का काम करना पड़ेगा तो आपको सीबीआई के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि सीबीआई इंडिया में एक तरह से इंटरपोल का एक डिपार्टमेंट है। तो पंजाब पुलिस ने लिखा, अब सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, पंजाब पुलिस का कहना है कि सीबीआई ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और उन्होंने इंटरपोल को आगे बढ़ाया ही नहीं, ना रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब ये हुआ कि एक ऐसे शख्स को जो कहीं छुपा हुआ है, वो अगर कभी कहीं ट्रैवल करता है तो हर एयरपोर्ट पे या जो भी उसके यात्रा के साधन है वहाँ उसके बारे में डिटेल दे दो, ताकि जैसे ही वो अगर एयरपोर्ट पे पहुँचता है इमिग्रेशन पे तो उसका नाम आ जाएगा कि ये तो इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है, तो उसको रोक लेंगे, पकड़ लेंगे, फिर इंटरपोल के हवाले कर देंगे, फिर जिस देश में भेजना वो भेज देंगे। तो पंजाब पुलिस का कहना है कि सीबीआई ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं किया, ना इंटरपोल को उनकी अर्जी आगे बढ़ाई, और इसी वजह से गोल्डी बराड़ को इंडिया लाने की जो कवायद थी उसका प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ। और अगर ऐसा हो जाता तो 19 जून को भेजा था और ये 29 जून को कत्ल हुआ, तो शायद उस वक्त फिर गोल्डी बराड़ डर जाता और इस अपने काम को रोक देता और वो छुप जाता, तो क्या पता जान बच जाती। हालांकि पंजाब पुलिस ने अब कत्ल के बाद फिर दोबारा 19 मई की मैं बात, जून कह रहा था, 19 मई, अब 2 जून को दोबारा सीबीआई को फिर से लेटर लिखा है कि गोल्डी बराड़ के खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए। अब तो हो ही जाएगा, क्योंकि गोल्डी बराड़ का नाम अब हर जगह है चर्चा में। तो एक तो ये, दूसरा, कल दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो टेररिस्ट और बाकी एक्टिविटीज़ को देखती है, खासतौर पर उसी के लिए बनाया गया, तो उसके भी चीफ हैं धालीवाल, ये पंजाब में भी रहे हैं, पोस्टेड यूटी कैडर के हैं, और उन्होंने अच्छी खासी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन उस कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो असर रहा वो ये कि पंजाब पुलिस इससे बड़ी नाराज़ है। जो पंजाब पुलिस के कुछ अफसर हैं जिनसे बात होती है, रिकॉर्ड पे तो वो नहीं आते, लेकिन उनको ये लगता है कि दिल्ली पुलिस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर नहीं कर रही, और यही वजह है कि मूसेवाला के जो शूटर हैं, कातिल हैं, वो अब तक हाथ नहीं है। अब क्या ऐसा होता है
तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं जिसमें दो स्टेट की पुलिस के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा हो तो केस पे असर पड़ता है। अब यहाँ अजीब हालत है, देखिए मूसेवाले के कत्ल मानसा में हुआ, पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। जो मास्टर माइंड है, जिसको कल धालीवाल साहब ने भी कहा, लॉरेंस बिश्नोई, वो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की हिरासत में है। जिस पहले शूटर की गिरफ्तारी हुई पुणे से, उसको भी महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया। जो पहली गिरफ्तारी हुई उत्तराखंड की जेल से, जो ऑलरेडी जेल में था, मन्नू, उसको पंजाब पुलिस ने जरूर पकड़ा। अब पंजाब पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन साजिश से लेके शूटर और शूटर के नाम, पता, चेहरा सब दिल्ली पुलिस जाहिर कर रही है। दिल्ली पुलिस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी कहा कि जो 5 शूटर हैं उनके बारे में और हमारे पास सारी जानकारी है और हमारी टीम अलग अलग लगी हुई है। तो अब पंजाब पुलिस को थोड़ा बुरा तो इसलिए लगेगा क्योंकि केस उनका, मुकदमा उनका, और प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे दिल्ली पुलिस कर रही है। वो बता रही है कि हमने ये शूटर को पकड़ा, लॉरेंस बिश्नोई मास्टरमाइंड है। और इस केस का सबसे अहम कैरेक्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो कायदे से इस केस में बहुत कुछ बता सकता है। तो पंजाब पुलिस का हक था, एफआईआर उनके पास, मुकदमा उनके पास, ट्रांजिट रिमांड पर वो तिहाड़ से लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब ले जाते और पूछताछ करते। लेकिन बाजी मारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने। 29 मई को मूसेवाला का कत्ल होता है और 29 मई की रात को ही और अगले दिन बल्कि 30 तारीख तक ये क्लियर हो जाता है कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। लेकिन दिल्ली पुलिस ज़्यादा शातिर थी, ज़्यादा अक्लमंद। उसने कोर्ट जाकर सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड मांग ली। अदालत ने 3 दिन की दे दी। 3 दिन की जब खत्म हुई तो फिर से रिमांड मांगी, 5 दिन की और मिल गई। तो 8 दिन केस के सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआती दिन होते हैं। उन शुरुआती 8 दिनों में लॉरेंस बिश्नोई, जो मूसेवाला के कत्ल का सबसे मास्टरमाइंड, उसकी पूछताछ पंजाब पुलिस की बजाय दिल्ली पुलिस कर रही है। जबकि मूसेवाला के कत्ल से सीधे दिल्ली पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि दिल्ली में ही था, वो दिल्ली में तिहाड़ जेल है, तो बाजी मार गई स्पेशल सेल। अब स्पेशल सेल एक एक करके उससे सारे राज उगलवा रही है और उसी तरीके से मीडिया में खबरें भी आ रही हैं, कहाँ से क्या किसने किया, कहाँ से हथियार आए, कहाँ से सारी चीज़ें। बल्कि रही सही कसर भी दिल्ली पुलिस ने ये पूरी कर दी कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो 8 शूटर की तस्वीर और नाम पते पंजाब पुलिस ने जारी किए थे, उनकी भी सारी जानकारी हमने दी है। मतलब सारी क्रेडिट दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ले गई और पंजाब पुलिस इस वक्त बनाई हुई है कि यार हम क्या करें। और यही पुणे पुलिस से जब पूछा गया, जब महाकाल को गिरफ्तार किया गया, तो किसी रिपोर्टर ने पूछा था कि आप क्या आप इसे पंजाब पुलिस को सौंपेंगे, क्योंकि कायदे से गिरफ्तारी और मुकदमा तो इसी केस के सिलसिले में है। बट उसका और भी पुराना मुकदमा है वहाँ पे पुणे में, कई मर्डर के केसेस हैं। पुणे पुलिस ने कहा कि हमें पंजाब पुलिस से तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली, ना ऐसी कोई रिक्वेस्ट मिली अभी तक। अब हो सकता है इसके बाद मिले। तो इससे ये पता चलता है कि अलग अलग स्टेट की पुलिस अलग अलग अपने तरीके से काम कर रही है। और अब जो शूटर बचे हुए हैं पकड़े जाने के लिए, उसमें होड़ मची हुई है, दिल्ली पुलिस में भी, पंजाब पुलिस में भी, बाकी और भी स्टेट होगी इसमें, राजस्थान, हरियाणा के भी शूटर हैं तो वहाँ की भी पुलिस लगी होगी कि कौन पहले पकड़ता है। अब इस पहले के चक्कर में और क्रेडिट के चक्कर में केस का ये होता है कि एक दूसरे स्टेट के साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो आप शेयर नहीं करते, आप छुपाते उल्टे, ताकि वो पहले बाजी ना मार लें। तो ये बड़ा बुरा होता है। लेकिन इस वक्त की सच्चाई यही है कि ऐसा हो रहा है। तो ये तो कहानी का एक पहलू था। अब जो मैंने कल भी कहा था और आज भी आपको शुरुआत में बताई थी, लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में क्या कर रहा है। कई बार हम लोग कहते हैं कि हिरासत में है, दिन भर रात भर पूछताछ होती है। जो कुछ खास लोग हैं, नाम जाहिर से ले नहीं सकता हूँ, उसको बहुत ही सुरक्षा में रखा गया कड़ी, क्योंकि एक तो खतरा भी बहुत है। तो अगर हिरासत में किसी की मौत हो जाती है तो सीधे सीधे पूरा पुलिस अमला जो टीम है वही सस्पेंड हो जाती है, तो कोई भी अपनी नौकरी दांव पे नहीं लगाएगा। इसीलिए किसी अनजान आदमी से मिलने का कोई मतलब नहीं है, किसी अननोन आदमी की एंट्री नहीं है वहाँ पे जहाँ उसे रखा गया है। और जितने सीनियर ऑफिशियल हैं वो उससे पूछताछ कर रहे हैं। बाकायदा वहाँ कैमरे लगे हुए हैं ताकि उसके हर मूवमेंट पे भी नज़र रखे, वो खुद को कुछ ना करे इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कस्टडी में कत्ल होना या कस्टडी में सुसाइड करना, दोनों सूरत में पुलिस वाले नप जाते हैं। तो बड़ी कड़ी निगरानी के बीच में लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया और उससे लगातार पूछताछ हो रही है। लेकिन पूछताछ ऐसा भी नहीं कि 24 घंटे बैठाकर आप यूं ही तेज़ रोशनी जला दी ताकि आंखें भी बंद ना हो, और ऐसा नहीं है। जितने घात क्रिमिनल और गैंगस्टर होते हैं ये बड़े सख्त होते हैं
और पुलिस को पता है कि इनको कैसे तोड़ना होता है। आप उनको कितना मारिए, पीटिए, टॉर्चर कीजिए, मुंह नहीं खोलेंगे। मुंह तभी खोलेंगे जब उनका मन करेगा, और वो उतना ही बताएंगे जितना उन्हें लगता है। तो यहाँ पे फिजिकल उससे नहीं बल्कि मेंटल और दूसरे तरीके से पूछताछ होती है। तो उसके लिए पहले भरोसा भी जीतना होता है। कई बार उसकी कुछ जायज़ नाजायज़ जो डिमांड चोरी छुपे पूरी कर सकते हैं वो भी करना पड़ता है। कई ऐसे केसेस में हुए हैं। तो उससे सारी पूछताछ हुई और सारी पूछताछ चल रही है। ऐसी 2021 में भी पूछताछ हुई थी। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से जो पूछताछ की, तो पूछताछ में बाकायदा एक पेपर तैयार किया जाता है। उसको कहते हैं IR, इंट्रोगेशन रिपोर्ट, मतलब जांच की रिपोर्ट जो उससे पूछताछ हुई है। उसके अलग अलग कॉलम होते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ एक इंटरेस्टिंग कॉलम है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। लॉरेंस बिश्नोई की एक इंट्रोगेशन रिपोर्ट में एक कॉलम है, और उसमें जैसे बायोडाटा होता है वैसे कॉलम हर चीज़ में होता है। नाम, पता, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट, आधार नंबर, सन ऑफ, ये वो, कोई विजिबल मार्क, सब लिखा होता है। इसके भी विजिबल मार्क हैं और टैटू है किसके विजिबल मार्क। इसके अलावा जो मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताना चाह रहा था वो इसमें कॉलम है फ्यूचर प्लान। अच्छा हाँ, एक तो प्रोफेशन में गैंगस्टर, ये प्रोफेशन लिखा हुआ कॉलम में। इसके अलावा एक फ्यूचर प्लान। अब लॉरेंस बिश्नोई का फ्यूचर प्लान क्या है, ये तब लिखा जाता है जब आप सामने वाले को इंट्रोगेट कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, उसके बाद आप उस कॉलम को भरते हैं। जो आईओ होता है वो भरता है। तो लॉरेंस बिश्नोई के फ्यूचर प्लान के आगे लिखा हुआ है टू लीव द क्राइम वर्ल्ड एंड लिव पीसफुली। जुर्म की दुनिया को छोड़ना और शांतिपूर्ण तरीके से जीना, ये लॉरेंस बिश्नोई का फ्यूचर प्लान है जो IR का एक हिस्सा है, इंट्रोगेशन रिपोर्ट में लिखा। अब पढ़ने के बाद अपने आप हंसी भी आती है। एक गैंगस्टर जिसने इस वक्त कई राज्यों की पुलिस को परेशान कर रखा है, जिसका जेल के अंदर से इतना बड़ा साम्राज्य चल रहा है, कहने को 500, 600, 700 जिसके शूटर हों, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, बल्कि पंजाब, इवन महाराष्ट्र तक में जिसके लोग हों, सलमान खान को सीधे धमकी दी हो। और ये भी है कि जब मिद्दू खेड़ा का कत्ल हुआ था मोहाली में, तब कहते हैं कि इसने जेल में ही था, ये तिहाड़ में, और जेल में कसम खाई थी इसने। ये भी एक खबर आ रही है इंट्रोगेशन के दौरान कि इसने कसम खाई थी, क्योंकि वो उसके कॉलेज का साथी भी था, कि मैं छोड़ूंगा नहीं इसके कातिल को। तो कसम भी खाई। तो अब इतना बड़ा गैंगस्टर क्रिमिनल और उसके फ्यूचर प्लान में है कि जुर्म की दुनिया को छोड़ना और शांतिपूर्ण तरीके से जीना। अब ऊपर वाला करे कि ये हो और उसकी हसरत पूरी हो, हम सब तो यही चाहते हैं, क्योंकि एक पीसफुल सोसाइटी, पीस जहाँ पे कंट्री में हो, तो वहाँ पे अगर क्रिमिनल ना होंगे तो हम सब शांतिपूर्ण तरीके से ही जी पाएंगे। तो अब ये है, लेकिन हो सकता है कि पूरी हो ये मुराद। कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने हाथ से सिर्फ एक बार गोली चलाई थी, वो भी 2008 में। उसके बाद उसने कभी अपने हाथ से कत्ल नहीं किया, सिर्फ करवाया। इसकी पूरी इंट्रोगेशन रिपोर्ट अगर आप पढ़ें, बड़ी दिलचस्प कहानी है, लेकिन उस कहानी में से एक चीज़ आती है जो मुझे और किसी गैंगस्टर का अभी तक देखा नहीं। इसके शुरुआत के जो 4, 5, 6 साल और एक अच्छे परिवार से एक जुर्म की दुनिया में कदम रखने की जो वजह रही, वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट पॉलिटिक्स। पंजाब यूनिवर्सिटी का चुनाव स्टूडेंट्स यूनियन का, उसने ही लॉरेंस बिश्नोई को, एक आम स्टूडेंट से, एक लॉ का स्टूडेंट था ये, एक गैंगस्टर बनाया। इसने कई बार कुछ स्टूडेंट्स लीडर को चुनाव लड़वाया, खुद लड़ा, हारा। जब हारता तब ये राइवल जो कैंडिडेट जीतता उसके ऊपर कभी गोली चला देता, कभी कुछ और कर लेता। 2 बार इसने शुरुआत में ऐसे ही की। इत्तेफाक से दोनों बार वो बच गया, लेकिन इसके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज हुआ। फिर वहाँ से भी धमकी मिली, समझौता हो गया, उन्होंने केस वापस ले लिया, ये वापस जेल से बाहर आया, फिर कॉलेज आया, फिर चुनाव लड़ा, फिर हारा, फिर धमकी दी। और इसके बाद पहला कत्ल भी इसने इसी चुनाव के रिलेटेड किया। लेकिन कई बार चुनाव लड़ने के बाद, हारने के बाद, एक बार ये जीत गया लॉरेंस बिश्नोई, पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का जो चुनाव था, पूसू, बल्कि सूफू है, स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ। तो पहला कत्ल इसका उसी स्टूडेंट्स लाइफ में था। लेकिन इसके जो शुरू के 5-6 साल थे, ये सारे इसने
स्टूडेंट्स यूनियन या स्टूडेंट्स रहते हुए इसने सारे क्राइम की दुनिया में कदम रखा। जो फिल्मों में दिखाते हैं वो इसके साथ बड़ी हकीकत है कि तब तक इसका क्राइम से कोई लेना देना नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा दबदबा रखते हैं, सामने वाले को हड़काते हैं, गैंग बना लेते हैं अपना स्टूडेंट्स का, लेकिन कैंपस के अंदर इसका भी वही था और आम स्टूडेंट से भी मतलब नहीं था। सिर्फ ये था कि जिनसे चुनाव हारता है वो दुश्मन बना लेता उसको। लेकिन असली इसको मुजरिम बनाया जेल ने, और देखिए फिर जेल से ही खुद सबसे बड़ा मुजरिम बन गया। ये जब जब जेल गया तब तब वहाँ पे इसको अलग अलग गैंगस्टर मिले, अलग अलग गैंगस्टर से मुलाकात हुई, चाहे वो पंजाब हो, फिर जयपुर हो, अजमेर हो, और पता नहीं कितने, ये कम से कम आधे दर्जन से ज़्यादा जेल में रहा है। फिर दिल्ली के तिहाड़ में है। तो जब जब जेल में गया वहाँ अलग अलग लोग मिले, कुछ हथियारों के स्मगलर मिले, कुछ डॉन मिले जैसे आनंदपाल सिंह टाइप, कुछ और मिले। उन सबसे मिलते 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 इसको जुर्म की दुनिया के बारे में जानकारी मिली, पैसे कमाने का तरीका पता चला, हथियारों की स्मगलिंग खरीद फरोख्त कैसे होती है ये पता चला, कैसे धमकी दी जाती, वसूली कैसे होती है, कौन कौन से अमीर लोग हैं, बिल्डर कौन है, उनसे कैसे वसूली की जाती है, उगाही की जाती है। ये सारी चीज़ें इसने जेल में सीखी। एक स्टूडेंट यूनियन का लीडर स्टूडेंट्स के बीच की लड़ाई में जेल जाता है और वहाँ पे फिर जुर्म का प्रोफेसर बनकर बाहर निकलता है। तो इससे एक सबक और मिलता है जो कई बार कहा भी गया है कि आमतौर पर जो हालात के हमारे मुजरिम होते हैं या छोटे मोटे जुर्म करते हैं, अगर उनको जेल किसी वजह से जाना पड़ता हो तो कोशिश की जानी चाहिए कि उन्हें जेल के अंदर ऐसी सोहबत में रखा जाए, ऐसे लोगों के बीच में जो प्रोफेशनल हार्डकोर क्रिमिनल ना हो, क्योंकि उनके साथ रहेगा, दिन भर बैठेगा उठेगा तो फिर उनके जैसी सोच और उनके जैसा ही हो जाएगा। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारी मिसालें भरी पड़ी हैं कि बहुत सारे लोगों को तो क्रिमिनल उल्टे जेल ने ही बना दिया है, क्योंकि जेल में जाकर ही वो ऐसे लोगों से मिलते हैं और उसके बाद फिर उनको अपना आइडियल मानते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्हीं के रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में खुद पुलिस का कहना है कि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स का पूरा उसका पीरियड निकालें और उसके बाद जेल निकालें, तो जेल में ही जाकर ये लॉरेंस बिश्नोई बना। और उसके बाद फिर जब आखिरी बार ये जेल गया और जब पिछले 7 साल से जेल में है तो ये बड़ा डॉन बन गया, क्योंकि पहले जेल ने इसको मांझा, जेल ने इसको जुर्म के रास्ते दिखाए, जेल ने इसको बड़े बड़े अपने उस्ताद दिए, और फिर जब ये वापस जेल में आता है तब ये खुद उस्ताद बन गया और अब अपना ही गैंग चला रहा है। तो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई की ज़िंदगी में कॉलेज और जेल ये 2 चीज़ें हैं जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी पलट कर रख दी। वरना हो सकता था आज वो एक बेहतर वकील होता, लॉ की पढ़ाई कर रहा था और उसने कहा था कि मैं वकालत करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और अब वो जेल में। काला जखेड़ी, जग्गू भगवानपुरिया, ये भी तिहाड़ में है। और जग्गू भगवानपुरिया के बारे में तो कहते हैं कि पंजाब का ये सबसे रईस, सबसे अमीर गैंगस्टर है, और इन सभी के साथ लॉरेंस बिश्नोई के रिश्ते हैं और जेल से ही रहकर ये सब कुछ कर रहा है। अब हो सकता है कुछ दिनों के बाद पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को अपने साथ ले जाए, लेकिन मुझे लगता है कि जितने खुलासे होने तो हो गए, पकड़ना बाकी है, कुछ नई चीज़ें बाकी है। हाँ, गोल्डी बराड़ हाथ आ जाए तो वो एक अलग चीज़ होगी, लेकिन कुल मिलाकर इस केस की जांच 2 राज्यों की पुलिस, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स पे आ जाता है। उस चक्कर में पंजाब पुलिस जो है बेचारी वो पीछे रह गई और क्रेडिट जो है वो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ले गई। तो आज कहानी में इतना ही। अब कहानी खत्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। समीर मलिक, आज इनका जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे समीर साहब। कादिर अली ने भेजा है। इसके अलावा दिनेश कुमार हरवानी का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे दिनेश जी। श्वेता मेहरा का भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे श्वेता। और कपिल कुमार ने भेजा है। इसके अलावा सीमा सिंह और चंद्रभूषण सिंह जी की आज एनिवर्सरी है, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और दिनेश सिंह इनके बेटे हैं, उन्होंने भेजा है। इसके अलावा शिबी राज दुबे, इन्होंने एक अच्छा खासा मेल लिखा है, मैं भी इनसे सहमत हूँ। कल मैंने आपको कहानी सुनाई थी लखनऊ के उस बच्चे की, 16 साल की उम्र, जिसने अपनी माँ को गोली मारी। कैसे इंसान मुजरिम बनता है, कैसे क्या कुछ होता है, कैसे बहुत सारी चीज़ें पलटती हैं उसके ऊपर, शिबी राज दुबे जी ने लिखा है। मैं और इन्होंने ये भी लिखा है इस बारे में कुछ कहानियों के सिलसिले में, तो मैं ज़रूर उस पर काम करूँगा। थैंक यू सो मच शिबी जी। इसके अलावा भागीरथी पाढ़ी जी हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। गरिमा जैन हैं और हरी सिंह है, एक स्टोरी की फरमाइश की है। सरिता मौर्य हैं, सरिता जी मैं जल्दी आपको जवाब देता हूँ। इसके अलावा गणेश रावत हैं और
अच्छा खासा बहुत खूबसूरत मेल इन्होंने लिखा। थैंक यू सो मच गणेश रावत साहब उस तारीफ के लिए। नवनीत एंड जया रे हैं और साथ में रीनल भी हैं और अशेर इनके एकदम जूनियर मेंबर, अभी 1 महीने पहले इस दुनिया में आए। ऊपर वाला हमेशा अच्छा रखे। इसके अलावा शिवांशु नंदवाना जी हैं और कोटा से एक स्टोरी की फरमाइश की है। अरविंद कुमार हैं, साथ में सुजय जोशी जी हैं, थैंक यू सो मच। रिंकू प्रास्पत हैं, मुकट अवस्थी है लक्ष्मणगढ़ अलवर से, मनप्रीत सिंह हैं, इमरान हाशमी हैं और संदेश भंडारी जी हैं, थैंक यू सो मच। नेपाल से हैं, ये आपके मेल के लिए। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।